जय हिंद साथियों। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में, जो कि आपके साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह जो क्लास है कैसी लगी, और प्लस आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा तो आपको इसमें क्वेश्चंस का सही आंसर बताना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। इसमें आपको क्या बताना है, प्रतिरक्षी बताने की वह कौन सी प्रतिरक्षी है, सॉरी वह कौन सी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती। आपके चार ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है थाइमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि एंड उपरोक्त दोनों। उपरोक्त सभी, इसको उपरोक्त सभी कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। अब इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है हमारे शरीर में। थाइमस है क्या, वो हाइपोथैलेमस है, या पीयूष ग्रंथि है, या फिर तीनों ही ग्रंथियां हैं जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो कमेंट्स में बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए तो हम बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में एक क्या रेजिस्टेंस रहती है कि जब हमें कोई बैक्टीरिया जीवाणु हमारी बॉडी को संक्रमित करता है तो उससे लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। प्रति मतलब क्या होता है, किसी के विपरीत। रक्षी मतलब क्या होता है, रक्षा करना। तो कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में, एक ऐसी ग्रंथि भी है जो क्या करते हैं कि जब हमें बैक्टीरिया अटैक करता है तो उससे हमारी रक्षा करती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। तो ग्रंथि का नाम कौन सा होना चाहिए, पीयूष, हाइपोथैलेमस या थाइमस। तो सबसे पहली बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि। तो हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। मास्टर ग्लैंड कही जाने वाली ग्रंथि कौन होती है, पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में खास बात क्या है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है, पीयूष ग्रंथि है, लेकिन कहा जाता है इसको मास्टर ग्रंथि। बहुत ही आश्चर्य बात है कि है तो छोटी लेकिन काम बड़ा है, मतलब छोटा पटाखा और बड़ा धमाका है। तो छोटी ग्रंथि है लेकिन मास्टर ग्रंथि हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह जो पीयूष ग्रंथि है यह क्या करती है, हमारी बॉडी में मौजूद जितनी भी सारी ग्रंथियां हैं उस पर कंट्रोल करने का काम किसका है, इसी पीयूष ग्रंथि का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि। कहाँ स्थित रहती है, तो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, मतलब हमारे दिमाग में पाई जाती है, और बहुत सारे हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करती है, निकालती है। ठीक है। तो प्रतिरक्षी का निर्माण ये नहीं करती है। ओके। सेकंड बात आती है कौन से, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह हमारा जो आंतरिक वातावरण है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे भूख, भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना, और गुस्सा आना, किसी से प्यार होना, किसी से नफरत होना, है ना। ये सब काम किसका है, हाइपोथैलेमस को। आपको किसी को देख के क्या है, प्यार हो रहा है, लव हो रहा है, किसी को देख के नफरत हो रही है, तो ये काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। हमारे मस्तिष्क में मौजूद एक पार्ट है, नाम है कौन सा, हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमें भूख, प्यास, ये सब एहसास, जो हमारी जो फीलिंग्स हैं उन सब की देख रेख कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बारे में एक बात और है कि देखा होगा आपने, अभी जो जो कथावाचक होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि भैया लहसुन प्याज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्या रीजंस, हमने तो जानने की कोशिश कभी की ही नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहते हैं, प्याज लहसुन खाने में ऐसा क्या है जो कहते हैं नहीं खाना है। हम बता दें आपको कि जो प्याज और जो लहसुन है वो किस में आता है, तामसिक भोजन में। तामसिक भोजन मतलब क्या है, जो हमारे तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अब इसका हम वैज्ञानिक ढंग से इसको समझते हैं कि कैसा है। तो जब हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मौजूद कौन सा भाग,
हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। जब बहुत ज्यादा सक्रिय होगा तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगी, थोड़ी थोड़ी सी बात पे। जहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत है नहीं, वहां पे भी हमें गुस्सा आएगा। किसी से प्यार हो रहा है, नफरत हो रही है, तो ये सब कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसलिए जो कथावाचक है उनको तो अपना दिमाग एकदम शांत रखना है कि नहीं, सारी मोह माया से दूर रहना है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि प्याज लहसुन मत खाओ, ना गुस्सा आएगा ज्यादा, ना किसी से प्यार होगा, नहीं तो क्या होगा, कथा वांच रहे हैं, हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव है, तो क्या समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए क्या है, उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी फीलिंग्स को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर आई थाइमस। तो थाइमस जो ग्रंथि है कहाँ मौजूद रहती है? हमारी बक्ष गुहा में। कहाँ मौजूद रहती है? हमारी बक्ष गुहा में। बक्ष गुहा का मतलब क्या है? चेस्ट के बीच में। यह जो ग्रंथि है कहाँ मौजूद रहती है? यह जो ग्रंथि मौजूद रहती है कहाँ? हमारे चेस्ट के बीच में, बक्ष गुहा में मौजूद रहती है। जिसका काम क्या है, इसका कार्य की बात करें हम तो इसका कार्य क्या है, क्या करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, कि थाइमस ग्रंथि जो है वो क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। अब ये जो थाइमस ग्रंथि है बच्चों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। अब बच्चों में ज्यादा सक्रिय है तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा इसका एक और कार्य है, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षी बनाती है और क्या है? प्रोटीन का भी निर्माण करती है, प्रोटीन का भी निर्माण करती है। अब इसके बारे में एक और बात है कि देख, कई बुक्स में ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो थाइमस ग्रंथि क्या है? नष्ट होती जाती है। ठीक है, तो बच्चों में क्या है? सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए। थाइमस ग्रंथि जो है वो क्या करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ओके, सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड है हमारा, पौधों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट हमें बताना है इसमें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, प्लांट्स में क्या हो रहा है? लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जैसे हम सभी को पता है कि मानव में भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता, तो उसका लैंगिक जनन का उत्पाद क्या है? बेबी, बच्चा, शिशु। उसी टाइप से हमें बताना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनका लैंगिक जनन उत्पाद क्या है। पहला ऑप्शन है आपका फल, फ्रूट, फूल, पत्ती और बीज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, कौन सा होना चाहिए कि जो हमारे प्लांट्स है जिसमें क्या है? सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, उनका फाइनल उत्पाद क्या है? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट है कि फ्लावर है कि लीफ है कि सीड है? तो देखो, हम सभी को पता है कि प्लांट्स में मौजूद जो लीफ है, पत्ते, उसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। फोटोसिंथेसिस करने का कार्य किसका है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य किसका है? पत्ती का। ओके, एंड जो फूल है, फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में जो फूल है हमारा, उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि जो फूल है, जो पुष्प है, उसमें क्या है? नर और मादा दोनों भाग प्रेजेंट रहते हैं। अब दोनों भाग प्रेजेंट हैं तो उनमें क्या होगा? लैंगिक जनन की क्रिया होगी। तो लैंगिक जनन होता कहाँ है? तो फूल में होता है। पत्ती में क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और बीज क्या है? अंकुरित होके नया पौधा बनाता है। तो फाइनल उत्पाद क्या होता है लैंगिक जनन का? फल। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, फल। फल जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है कि पौधों में लैंगिक जनन का उत्पाद क्या है? फल, फ्रूट। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है लव हार्मोन। वाह वाह, लव हार्मोन के नाम से किससे जाना जाता है? लव हार्मोन हो गया, स्लीपिंग हार्मोन हो गया, नींद लाने वाला हार्मोन। हमारी बॉडी में जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही ना, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हार्मोन।
ठीक है? गुस्सा आ रहा है हमें, नफ़रत हो रही है हमें, भूख लग रही है, प्यास, इन सब का कंट्रोल किसके पास है? दिमाग। और दिमाग में क्या? पीयूष ग्रंथि, जो बहुत सारे क्या करती है? हार्मोन निकालती है। तो अभी आपको बताना है कि लव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन एंड मेलानिन। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कमेंट्स में बताइए कि कौन-सा हार्मोन, जिसको हम लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन के नाम से भी। हुँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो सबसे पहला हमारा है, नीचे से चलते हैं, मेलानिन। एक है मेलानिन, एक है मेलाटोनिन, है ना? दोनों अलग-अलग है। तो मेलानिन क्या है? जो मेलानिन है वो क्या करता है? हमारे जो स्किन है उसका कलर बताता है। स्किन का कलर बताने का कार्य किसका है? त्वचा का रंग बताने का कार्य किसका है? मेलानिन का। अच्छा, जो गोरे होते हैं ना, उनमें क्या है? उनमें मेलानिन कम होता है ना? मेलानिन कम होगा तो वो क्या होंगे? गोरे होंगे। तो जो गोरे हैं, उनको ज़्यादा भड़कने की नीड नहीं है कि भाई हम तो गोरे हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है हार्मोन की। कौन-सा? मेलानिन हार्मोन उनमें कम है। तो जिसमें मेलानिन की हार्मोन कम होगा वो ज़्यादा गोरा होता है, और जिसमें मेलानिन क्या है, उसकी मात्रा अच्छी रहती है तो उसका कलर क्या है? थोड़ा-सा सांवला होता है, ठीक है? तो मेलानिन क्या करता है? हमारी त्वचा का कलर बताता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब क्या है? भ्रूण को क्या देता है? सुरक्षा। भ्रूण को क्या देता है? सुरक्षा। इसका मतलब क्या हो गया? भ्रूण का मतलब क्या है? कि जब बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भाशय में होता है तो उसको हम क्या देते हैं? क्या कहते हैं? भ्रूण। बट जब उसका जन्म हो जाता है देन हम उसको कहते हैं क्या? बेबी, बच्चा, शिशु, ठीक है? लेकिन जब जन्म से पहले 9 महीने तक वो माँ के गर्भाशय में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? भ्रूण, ठीक है? तो जब माँ के गर्भाशय में जो भ्रूण है वो रहता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या? भ्रूण को सुरक्षा देना। ओके, अब मेलाटोनिन की बात करते हैं। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है? इसको हम कहते हैं क्या? स्लीपिंग हार्मोन। स्लीपिंग हार्मोन। नींद लाने वाला हार्मोन कौन होता है? नींद लाने वाला हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन। नींद लाने वाला। और ये कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये जो हार्मोन है निकलता है कहाँ से? हमारी पीनियल पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि से रिलीज होता है। पीनियल ग्रंथि को हम एक और नाम देते हैं क्या? थर्ड आइस, ठीक है? अब बचता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, तो बी क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑक्सीटोसिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में, तो सारे हमने देख लिया। मेलानिन क्या है? हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? भ्रूण को सुरक्षा देता है। एंड ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन है। मेलाटोनिन क्या है? नींद लाने वाला हार्मोन, जिसको हम कहते हैं क्या? स्लीपिंग हार्मोन, ठीक है? यहाँ पे देखो, आपको हर एक ऑप्शन को डिटेल से समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि नेक्स्ट आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप आपसे आसानी से बन जाए, ठीक है? अब देखो, एग्जाम में ऐसा नहीं कि वही का वही क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड आता है, इसलिए आपको सारे ऑप्शन बताए जाते हैं। तो आप कॉपी बनाएं और सारे क्वेश्चन को लिखें, क्योंकि डेली इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जिससे एग्जाम में आपको और भी बुक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आराम से निकाले, उसको पढ़ा, एग्जाम देके, और क्या, फौजी का सपना साकार होता है, ठीक है? तो इस टाइप से क्या करना है, उस सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन है आपके, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या नाम देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को क्या कहते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके? एंड CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ केमिकल्स, अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। हम्म तो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो चूना पत्थर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा है, बी। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम क्या नाम देते हैं, चूना पत्थर। अच्छा, इसको हम एक और नाम चूना पत्थर के साथ साथ हम इसको और नाम किस नाम से जानते हैं, संगमरमर। संगमरमर कैसे लिख देते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है, संगमरमर। संगमरमर या चूना पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। आवारा तत्व, आवारा बोला जाता है ना, वो तो आवारा, वो तो आवारा। तो हमारे रासायनिक विज्ञान ने भी आवारा तत्व ले लिया। कौन सा ऐसा तत्व है, हम सभी को पता है तत्व कितने हैं हमारी आवर्त सारणी में, 118 तत्व है ना। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि किसने दी है, मोशले। उन्होंने क्या किया है, तत्वों का वर्गीकरण किया है परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो तत्व कितने हैं, 118 तत्व। अब इसमें से एक तत्व ऐसा है जिसको हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आवारा तत्व कहते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक आपका एकदम राइट आंसर, उसको आपको बताना है कि कौन सा वो तत्व है जिसको हम आवारा तत्व कहते हैं। अच्छा, कमेंट्स में भी बताना है कि आवारा तत्व कहते क्यों हैं, उसका रीजंस क्या है। ठीक है? सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। नाइट्रोजन का क्या होता है, N। कार्बन क्या होता है, C। हाइड्रोजन का क्या होता है, H। ये सारे हमारे तत्व हैं। इसमें आवर्त तत्व किसको कहते हैं हम, हाइड्रोजन। इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कि हाइड्रोजन को हम किस नाम से जानते हैं, आवारा तत्व। हाइड्रोजन क्या है, आवारा तत्व है। अब हाइड्रोजन क्या है, अपने आप में एक अजूबा है। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, एक है। इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, एक है। परमाणु भार भी क्या है, एक है। परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। अब ये जो क्या है, हाइड्रोजन है, इसका कोई आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं, इसलिए इसको आवर्त सारणी में सबसे ऊपर जगह दे दी गई है। ठीक है, क्यों, और इसमें खास बात क्या है कि इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, एक है। परमाणु भार क्या है, सॉरी, परमाणु भार भी क्या है, एक है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी है। अच्छा, हाइड्रोजन को और हम किस, और हाइड्रोजन को हम एक और नाम से क्या, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन कौन है, हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए भविष्य का ईंधन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो कौन है, हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या है, आवारा तत्व तो है ही सही, आवारा तत्व ही हम इसको कहते हैं। आवर्त सारणी में सबसे ऊपर जगह दी गई है किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन जो है कैसा है, भविष्य का ईंधन है। ऐसा अभी हो रहा है कि भविष्य में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन का, इसलिए हम उसको भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायनों 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 का राजा, किंग ऑफ केमिकल।
ओके, अब हमें क्या बताना है, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज किंग ऑफ केमिकल? तो नाउ टेल मी हु इज किंग ऑफ केमिकल। ऑप्शन है आपके H2SO4, NaNO3, CaCO3 एंड HCl। अच्छा, इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। तब तक ऑप्शन में आप सॉरी आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा है जो जिसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaNO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, एंड इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। So now tell me who is king of chemical? Sulfuric acid, sodium carbonate, calcium carbonate and hydrochloride. चलिए बात कर लेते हैं, रसायनिकों का राजा कौन है? तो रसायनिकों के राजा के नाम से जाना जाता है कौन? H2SO4। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि रसायनिकों का राजा के नाम से हम किसको जानते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? रसायनिकों का राजा। ठीक है, बाकी ये सारे जो आपके ऑप्शन में जिसमें नाम बताया कि NaNO3 को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने अभी नाम दिया क्या? चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पहले ही बताएं कि ये अम्ल एक ऐसा है जो हमारे कहाँ मिलता है? हमारे स्टमक में, है ना, हमारे आमाशय में, और एक इसमें हेल्प करता है भोजन के पाचन में। अगर याद हो तो पाचन तंत्र में बताया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको समझाया गया है, यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री भी बायोलॉजी में काम आ रही है कि नहीं? ये सब क्या है? केमिस्ट्री है, लेकिन काम किस में आ रहा है? हमारी जीव विज्ञान में, क्योंकि पाचन तंत्र हम किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। तो दोनों का क्या कनेक्शन, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस, है ना। साइंस में तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे, केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है और बायोलॉजी भी। अब हम बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? चौथी अवस्था, जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है? अच्छा, पदार्थ होते क्या है? पहले सबसे पहले वही बता देते हैं, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ, मैटर का मतलब क्या है? जो क्या करती, कोई भी वस्तु जो क्या करी है? स्थान को घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। ठीक है, कोई भी चीज है, वस्तु है, जो क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। ओके, अपन सब भी हैं, तो केमिस्ट्री में अपन क्या है? एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अपन ना भी कुछ ना कुछ मास है, भार है, अपन भी क्या है? कुछ ना कुछ स्थान को क्या करते हैं? घेरते हैं। तो हम सब भी क्या है? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ की कुछ अवस्था बताई गई है, जिसमें से आपको चौथी अवस्था बतानी है। ठीक है, तो पदार्थ की तीन अवस्था तो सभी को पता है, ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या हो गई? पदार्थ की तीन अवस्थाएं। चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? यह जो है क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है,
अच्छा, जो सूर्य और तारों की ऊष्मा बताई गई है, ऊर्जा बताई गई है, वो कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में क्या है? बहुत अत्यधिक उच्च ताप पर यह जो अवस्था है देखी जाती है। तो ज्वालामुखी का लार्वा देखा है ना, सुना तो है ही सही, टीवी वगैरह में देखा है। तो वो ज्वालामुखी का जो लार्वा है वो भी कौन सी अवस्था बताई गई है? प्लाज्मा। उसमें क्या है? खूब अत्यधिक उच्च तापमान रहता है, ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्था में पता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब क्या है? अणु जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? पास पास में है, टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड में क्या है? थोड़े से दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या है? बहुत, एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर, बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ की क्या हो गई? 3 अवस्था। चौथी अवस्था क्या है हमारी? प्लाज्मा। तो डी क्या है आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन, प्लांट्स की बात की गई है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ठीक है, अब हमें बताना है कि जो हमारे प्लांट्स है, पता है सबको, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते कैसे हैं? जो लीफ है, पत्ती है, वो क्या करती है? फूड का फॉर्मेशन करती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन और ग्लाइकोजन। इनमें से कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं किस रूप में क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। तो बताइए कमेंट्स में क्या होना चाहिए इसका। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये तो क्या है भैया? क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज मतलब पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज, है ना। पौधों ने अपना भोजन किस रूप में बनाया? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। सबको पता है फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6, ठीक है। दूसरा प्रोटीन, तो प्रोटीन तो भैया बनाते ही नहीं है प्रोटीन, ठीक है। अब चौथा आता है ग्लाइकोजन। अच्छा, तो ग्लाइकोजन पता है आपको क्या है? ग्लाइकोजन जो है वो किसका संचित भोजन है? तो वो है किसका? मानव का। मानव का जो भोजन स्टोर होता है, हम सभी का जो भोजन स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ होता है? तो हमारे यकृत में, ठीक है। कहाँ होता है? हमारे लीवर में, हमारे यकृत में, ओके। तो सही आंसर क्या है? पौधे का भोजन किस रूप में? स्टार्च। देखो, सीधी सी बात है, पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में उन्होंने भोजन बना लिया और उनको एनर्जी मिल गई। लेकिन भोजन को संचित भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? स्टोर भी करेंगे कि जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। उस केस में उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? या फिर पत्ती झड़ गई है, पत्ती झड़ गई तो प्लांट्स को भोजन की नीड तो है कि नहीं। अब भोजन क्या कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करते हैं? खाने को स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेती है। किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च। स्टार्च के रूप में क्या है? संचित हो जाता है भोजन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? एकदम स्टार्च करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते, पित्त रस, जिसको हम बोलते हैं क्या? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्रावित होता है? मतलब कहाँ बनता है? कहाँ स्रावित का मतलब क्या है? कहाँ बनता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओके, ऑप्शन है यकृत, मुख गुहा, पित्ताशय और छोटी आंत। 4 आपके पास ऑप्शन है, लीवर, यकृत, मुख गुहा, पित्ताशय और छोटी आंत। इसमें से आपको बताना है कि जो पित्त रस है वो कहाँ स्रावित होता है, ओके। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की कि कौन सा है। तो देखो, छोटी आंत में हमें पता है क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ठीक है। बात करते हैं यकृत, लीवर, तो लीवर और मुख गुहा और पित्ताशय, ठीक है। तो मुख गुहा में हमें पता है किसका पाचन होता है? स्टार्च का। स्टार्च का पाचन पूछा जाए कहाँ होता है तो हम बताएंगे कहाँ? मुख गुहा में। अब सुनो, जो पित्तरस है वो बनता कहीं और है और स्टोर कहीं और होता है। अगर पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, मतलब कहाँ बनता है? तो बनता कहाँ है? हमारे लीवर में। लीवर में पित्तरस का क्या होता है? बनता है।
ओके, वाइल जूस बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वही पित्त रस जो है संग्रहित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो वो क्या है, हमारा पित्ताशय। संग्रहित कहाँ होता है, पित्तरस, तो वो है हमारा कौन सा, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या है, संग्रहित होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि लीवर क्या करेगा, पित्त रस को बनाएगा, पित्ताशय क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है, ए आपका क्या एकदम करेक्ट आंसर है कि पित्त रस कहाँ स्रावित हो रहा है, कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बनता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। तो यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। ठीक है, और यही यकृत क्या करता है, पित्त रस को बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हाँ, कैसे निकलता है, मतलब कहाँ से आती है वो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्श आपका क्वेश्चन है कि जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो वो ऑक्सीजन कैसे निकलती है, कहाँ से आती है वो ऑक्सीजन, पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ग्लूकोज से आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट्स में बताइए कौन सा आपका सही आंसर है इसमें। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं पहले फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या है, पौधे हमारे क्या करते हैं, 6CO2 प्लस, रिएक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, इधर क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एंड पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल, पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और क्या रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, रिलीज होती है, और पानी। ओके, ये क्या थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पौधे में मौजूद कौन, पत्ती, पत्ती क्या करती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। ठीक है, पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल क्या है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से क्या किया उसने, सूर्य के प्रकाश को लिया, इन दोनों ने क्रिया की, क्या बना दिया, ग्लूकोज, और क्या निकाल दी, ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में निकल गए। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, ये बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रिया है, किसकी क्रिया है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखी हुई है। इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बदल जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और जो पानी है वो क्या है, टूटता है, स्प्लिट होता है, और इस पानी के टूटने से क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। ये जो पानी है टूटेगा, क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो, एक जल का अणु टूटता है तो हमें हाफ ऑक्सीजन मिलती है, तो 12 जल के अणु टूटेंगे तो हमें कितने मिलेगी, उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। सीधी सी बात है कि नहीं। तो अगर पूछा जाए ग्लूकोज कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है, और जो पानी के अणु हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलती है, जल से। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका एकदम सही आंसर है कि जो जल का अणु है वो टूटता है, जिससे क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, जो हम सभी के लिए क्या है, प्राण वायु है। ठीक है, आई होप आप सभी को मजा आ रहा हो, आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से सुनते जाओ और उसको नोट करते जाओ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, कलर कौन देता है।
देखो, इससे पहले आए थे हार्मोन, इससे पहले तो हम आपको अच्छी तरीके से समझा दिए थे। तो ये तो जो क्वेश्चन है किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए कि मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, मेलानिन, विटामिन की कैरोटीन। 4 ऑप्शन है आपके पास जिसमें से आपको बताना है। चलिए तो बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर विटामिन या फिर कैरोटीन। देखो, हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन। तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है। अब पिगमेंट है तो क्या है, कलर तो देगा सही। तो कलर देता है कौन सा, लाल। और एक किसको कलर देता है, हमारे ब्लड को। एक कौन सा कलर देता है, रंग देता है कौन सा, लाल। वो है रंग दे लाल, वही वाला लाल है ना। हमारे रक्त को कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। और साथ में हीमोग्लोबिन का कार्य अगर पूछा जाए कि कार्य क्या है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसका कार्य है, वो है किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल देता है, हमारी त्वचा को रंग नहीं देता। किसको देता है, रक्त को, रक्त को लाल करता है। ठीक है, रक्त को लाल। अब बात आए मेलानिन। सभी को पता, भी बताए थे कि मेलानिन क्या है, हमारी त्वचा को क्या देता है, रंग प्रदान करता है। हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अभी बताए कि जिसमें मेलानिन अच्छा तो उसकी त्वचा का कलर कैसा होगा, थोड़ा सा सांवला होगा। इसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, वो गोरा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो गोरे लोग अपने आप में कमी लेके चलते हैं, किसकी, मेलानिन हार्मोन की कमी। ठीक है, विटामिन। तो विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की अगर पूछा जाए, विटामिन की खोज किसने की, तो किसने की, फंक ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है, फंक। विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखिएगा, ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाएगी तो हमें क्या है, रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन हमारी बॉडी की वृद्धि के लिए क्या है, विकास के लिए जरूरी होते हैं। ऊर्जा नहीं देते वो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जितनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके लिए विटामिन जरूरी होते हैं। ठीक है, तो खोज किसने की, फंक ने। विटामिन क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं और ऊर्जा इनसे हमें नहीं मिलती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें क्या है, रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि जो कैरोटीन है इसका क्या काम है। फिर कल हम इसको डिस्कशन करेंगे। आज सभी का होमवर्क है कि सभी को बताना है कि जो कैरोटीन है इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, मेलानिन। आगे चलते हैं हम। आगे है, किस पोषक तत्व की कमी से, पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी, आंखों की बीमारी का नाम क्या है, रतौंधी होती है। वह कौन सा न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है जिसकी कमी से क्या होता है, आंखों का रोग, जिसको हम नाम देते हैं क्या, रतौंधी। तो कौन सा, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी। चलिए तो बताएंगे सभी कि कौन सा वो पोषक तत्व है जिसकी कमी से हमें आंखों का रोग, रतौंधी। अच्छा, रतौंधी में होता क्या है, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी मतलब क्या है, रतौंधी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नाइट, ए लिखा है भैया ये है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब रात को जैसे हमें अंधेरा हो जाता है, थोड़ा धुंधला धुंधला तो दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस रहते हैं उसको बिल्कुल एकदम दिखता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, तो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी वजह से आंखों का रोग, रतौंधी हो जाता है। बात करते हैं हम विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर यदि पूछ लिया जाए कि केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। थायमीन क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है।
और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी वेरी वेरी, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रख लो। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग कौन है? रतौंधी, रेटिनॉल, ठीक है। वसा, वसा का मतलब क्या है? लिपिड वाली चीजें, जिसमें क्या है? लिपिड, लिपिड मतलब चिकनी वाली चीजें होती हैं। प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए, हमारी जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए कौन आवश्यक होता है? प्रोटीन, ठीक है। तो आंखों के रोग का क्या हो गया? विटामिन ए। ये आपका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका का शक्ति गृह, गृहित नहीं, शक्ति गृह, शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस। सेल का, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कमेंट्स में बताइए कि पावर हाउस, शक्ति गृह किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? किसे कहा जाता है वो सारे लोगों को पता होगा, लेकिन क्यों कहा जाता है ना? ऐसा क्या होता है उसमें जिससे वहां पे शक्ति बन रही है और किस तरीके से बन रही है, वो सब कमेंट्स में बताइए। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में लिखा हुआ है सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड उपरोक्त दोनों एंड राइबोसोम। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बताना है कि आपका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की। राइबोसोम, राइबोसोम को कहते हैं ना ना, राइबोसोम को नहीं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा, कमेंट्स में बताइए फौजी फैक्ट्री कौन है? फौजी फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? फौजी फैक्ट्री, फौजी फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। फौजी फैक्ट्री कौन है? इंदौर फिजिकल एकेडमी, इंदौर फिजिकल एकेडमी। तो भैया फौजी फैक्ट्री में आएंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, सीमेंट की फैक्ट्री में जाएंगे तो सीमेंट पाएंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री में जाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। उसी टाइप से फौजी फैक्ट्री में आएंगे तो क्या होगा? सपना जो है आपका फौजी बनने का वो क्या होगा? साकार होगा। तो फौजी फैक्ट्री में आइए, इंदौर फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, अपना सपना को साकार कीजिए, ठीक है। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन बनाना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका दोनों ही क्या है? सेम। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। और तो इसका आंसर क्या होता है? सी। उपरोक्त दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का, कोशिका का क्या कहते हैं हम? ऊर्जा गृह, शक्ति गृह कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? शक्ति गृह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या बनती है? ऊर्जा, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे बनती है? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में क्या है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक साइकिल होता है जिसका नाम होता है क्रेब साइकिल, जिसके फलस्वरूप क्या है? ऊर्जा बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में 38 एटीपी के रूप में क्या है? ऊर्जा बनती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शक्ति गृह, ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? सी। इसका सही आंसर कौन सा है आपका? सी। आगे चलते हैं हम। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना के बारे में तो भैया सबने सुना है, तो किसको प्रभावित करता है? हमारे यकृत, हमारे मस्तिष्क, हमारे फेफड़ा, हमारा हृदय, किसको अफेक्ट करता है कोरोना का वायरस?
कोरोना वायरस सभी को पता है, कोरोना वायरस क्या है? संक्रमित क्या था? एक संक्रमित डिसीज है जो क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से फैल रही थी। बहुत तेजी से फैला था, जिसकी वजह से क्या है, लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। तो ये जो वायरस है हमारी बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और यकृत, लीवर। तो किसको इफेक्ट करता है? हमारे फेफड़ा, जो हमारे लंग्स हैं उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, कोरोना का वायरस, जिसमें हमें क्या है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कफ हो जाता है और सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ठीक है, ये उसके क्या है, पहले वाले सिम्टम्स हैं जब वो वायरस हमें इफेक्ट करता है। जब धीरे धीरे फैलता जाता है तो और बॉडी को हानि पहुंचती है। ठीक है, तो किसको प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ों को। आगे चलते हैं हम। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का तापमान, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और कार्पोरा। 4 ऑप्शन है आपके पास। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम एंड कार्पोरा। वह कौन है जो हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है, बैलेंस? तो बात कर लेते हैं हम कौन से ऑप्शन की। कार्पोरा, कार्पोरा का कार्य किसका होता है? सुनने और देखने का। देखने और सुनने का काम किसका है? कार्पोरा का। देखो, यही कारपूरा जो है बुढ़ापे में क्या है, काम नहीं करता है। काम नहीं करता है तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ना तो अच्छे से दिखा देता है ना तो सुनाई। फिर हम चिल्लाते रहे, दादी दादा, दादी दादी को सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उनका कारपूरा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। तो देख रहे हो, सुनने का काम कौन कर रहा है? हमारे मस्तिष्क में मौजूद कारपोरा। ठीक है, सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है, ये क्या है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर पूछा जाए मस्तिष्क का, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग कौन है? तो वो है कौन सा? सेरिब्रम। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम, इसका काम क्या है? ये हमारे देखता है क्या, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंसी, मेमोरी पावर। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जिसका सेरिब्रम जितना तेज होगा उसकी जो इंटेलिजेंसी है, याद करने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा होगी। देखा है सभी ने कि क्या है, हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार, किसी को चीजें जल्दी याद हो जाती है, किसी को 10 बार बताते हैं फिर भी याद नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम कम कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सेरिब्रम जितना तेज होगा वो क्या हो, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसको अगर तेज कराना है सेरिब्रम को, कि ताकि चीजें हमें भी जल्दी से याद हो जाएं, भूले नहीं, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए और सेरिब्रम को तेज करिए। ठीक है, अब आता है कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो हम बता दें हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे भूख प्यास, भूख प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत, इन सब को कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मतलब हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं, गुस्सा आना, किसी से प्यार हो जाना, किसी से नफरत होना, इन सब का कंट्रोल किसके पास होता है, हमारे ब्रेन में मौजूद कौन सा, हाइपोथैलेमस, जो हमारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, अब आता है शरीर का तापमान। तो आपका सही आंसर कौन सा है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, तापमान को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, ठंडी गर्मी बरसात ये सब कौन बताता है, ये बताता है कौन सा, थैलेमस। आपको किसी ने मुक्का मारा, मुक्का मारा, अगर किसी ने आपको पिन छुआ दी तो कौन बताएगा, आपका थैलेमस, कि आपको कोई मार रहा है ना। आपको अगर कोई फिजिकल चोट पहुंचाता है तो कैसे पता लगता है, थैलेमस आपको बताता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य थे हमारे मस्तिष्क के। तो आपका आंसर कौन सा है, थैलेमस। ओके, आगे चलते हैं हम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताना है कि जो मानव शरीर है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एंड आयोडीन। अलग अलग
ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए जिसमें से एक आपका करेक्ट आंसर है। तो कमेंट्स में बताइए कि वह कौन सा तत्व है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्या वो लोहा है, क्या वो सोडियम है, क्या वो ऑक्सीजन है, या फिर आयोडीन है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, अपने ऑप्शन की, आयोडीन। तो आयोडीन को हमें पता है, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, जिसको हम नाम देते हैं क्या, ग्वाइटर, है ना, ग्वाइटर। सभी को पता आयोडीन क्या है, एक तत्व है। अब इस तत्व की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि क्या करती है, अपनी जो अवस्था उसको बढ़ा लेती है, अपनी सरफेस एरिया को बढ़ा लेती है, जिससे यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और रोग हो जाता है कौन सा, ग्वाइटर, जिसको गलगंड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन भी है। लोहा और सोडियम, तो लोहा जो है जिसको हम बोलते हैं आयरन, आयरन। और जब लोहा की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, आयरन की कमी हो जाती है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एनीमिया, है ना। लोहा, आयरन, हीमोग्लोबिन, अगर ये सारे आपसे पूछे जाए, हीमोग्लोबिन, इन सब की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाना, रक्त की कमी हो जाना। ठीक है, सोडियम, सोडियम मतलब Na, सोडियम, सोडियम का संकेत क्या है, Na। अगर पूछा जाए परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक याद है क्या, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को जो तत्व है हमारी बॉडी में मिल रहा है वो कौन सा है, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है, समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति है वो कितनी दूर तक स्पष्ट तरीके से देख सकता है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो इसका सभी आप लोगों को सभी को पता होगा। कमेंट्स में बताइए कौन सा इसका आंसर आपका, 25 सेंटीमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कि जो व्यक्ति की स्पष्ट देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। जो प्लांट की कोशिका है और जंतु कोशिका है वो किस प्रकार भिन्न है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका भित्ति। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, दोनों कोशिकाओं में मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस। केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या ब्रेन ऑफ द सेल, या हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, हमारी कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, जीव द्रव्य की उपस्थिति दोनों कोशिका में होती है, जंतु में भी रहती है और पादप में भी। तो इसमें इसका आंसर क्या है, कोशिका भित्ति। क्योंकि जो कोशिका भित्ति है किसमें मिलती है, यह ओनली मिलती है किसमें, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में मिलती है। अगर पादप कोशिका में मिल रही है तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, तो सेल्यूलोज, और जंतु कोशिका में नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर यही है कि कोशिका भित्ति पादप में होती है, जंतु कोशिका मतलब जो हमारी कोशिका है उसकी उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, क्या रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी को हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करके रखता है, उसी टाइप से कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, कोशिका में जितने सारे कोशिकांग है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका है, केंद्रक का। ओके, आगे चलते हैं। स्त्रियों में रजो निर्वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। रजो निर्वृत्ति का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही बता दे, रजो निर्वृत्ति मतलब क्या। हम सभी को पता है कि महिलाएं जब क्या है उस उनमें परिपक्वता की अवस्था आ जाती है तो उनमें एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
MC, जिसमें क्या होता है, हर महीने ब्लीडिंग होती है, ठीक है, 4 से 5 दिन का ये जो पीरियड्स होता है, टाइम होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इधर पूछा गया रजो निवृत्ति, मतलब जब वो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रजो निवृत्ति। तो जब वो बंद हो गया तो कौन सा हार्मोन नहीं बनता है ना, वो हार्मोन बंद हो जाता है, उसी की वजह से ये जो एक जो साइकिल चलता है हर महीने, जिसको हम बोलते हैं क्या, मासिक धर्म, है ना, तो वो क्या है, बंद हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है, रजो निवृत्ति का मतलब लिख लो क्या है, मासिक चक्र का बंद होना, मासिक चक्र का क्या होना, बंद होना, मेन्स्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हम कार्य बता दिए हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय में मौजूद क्या है, बच्ची की देखरेख का कार्य करता है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल का सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेल का लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, शुक्राणु बनाता है, और क्या करता है, मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी हो जाना, ज्यादा ताकतवर हो जाना, इन सबका देख रेख कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। मतलब किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उसकी आवाज लड़कियों के जैसे पतली होगी, दाढ़ी मूंछ कम आएगी, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, क्या है, नर का लैंगिक हार्मोन है, जो क्या करता है, शुक्राणु बनाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब समाप्त हो जाता है तो मासिक धर्म नहीं आता है, ठीक है। और एक ऐसा है, मादा का लैंगिक हार्मोन है। ये क्या है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होता है इसमें, सी क्या आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट बात करें, मानव शरीर पर से सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई है, लीवर, थायराइड, पीयूष ग्रंथि और लाल ग्रंथि। तो ऑप्शन में बताइएगा, हम तब तक बता दें। लाल ग्रंथि का कार्य क्या है, पाचन। लाल ग्रंथि किसमें हेल्प करती है, पाचन में। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड क्या है, शरीर की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, मास्टर ग्रंथि। यही है कौन सा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। है तो छोटी, लेकिन क्या है, कार्य बड़े बड़े हैं, क्योंकि शरीर में मौजूद जितनी भी सारी ग्रंथि हैं उस पर कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का। तो आपका आंसर कौन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और लीवर क्या है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। आप लोग सभी अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।